हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय, जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं कि इस पद में विशेष प्रकार के एक शब्द को अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि यह क्या है। मतलब व्याकरण की दृष्टि से यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पद परिचय बताया जाता है और कैसे हम पदों को पहचानें। तो इसके पहले यदि इसमें आप भाषा के भाग में जो 8 प्रकार हैं उसके यदि उनको आप अलग अलग नहीं देखें तो इसके लिए हम प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वहां से उन सभी प्रकार के भाषा के भाग जितने भी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबको देखें और इसके बाद तब पद परिचय देखें, जिससे आपको समझने में इसको आसानी होगी। तो आइए देखते हैं पद परिचय, इसकी परिभाषा देखते हैं और इनके नाम को देखते हैं। तो नाम इसका, पद परिचय को कई नामों से जाना जाता है। वाक्य विवरण भी इसका नाम है, पद निर्देश भी कहा जाता है, पद निर्णय भी कहते हैं, पद विन्यास के नाम से भी जाना जाता है, शब्द बोध भी कहते हैं, पद विश्लेषण भी कहा जाता है, पद छेद भी कहा जाता है आदि। परिभाषा यदि कहें तो वाक्य में प्रयुक्त पदों को बिलगाने मतलब अलग करने, उनके लिंग वचन आदि को बिखराने, अलग अलग बताने और दूसरे पदों से उनके संबंध बताने को ही पद परिचय कहते हैं। अर्थात पद में आने वाले जो शब्द हैं उनको वाक्य से अलग करके और उनके लिंग वचन और पुरुष बताना और वे क्या हैं और उनका कौन सा प्रकार है ये बताना। तो देखते हैं संज्ञा पद का परिचय कैसे करते हैं। संज्ञा पद का परिचय करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये बताना कि संज्ञा किस भेद में है, मतलब संज्ञा का कौन सा भेद उस वाक्य में प्रयोग किया गया है जो अंडरलाइन है या हाईलाइटेड है। उसका लिंग, वचन, कारक और पुरुष क्या है यह भी बताना पड़ता है। वाक्य में अन्य पदों से उसका क्या संबंध है उस संज्ञा का, वाक्य के अंगों में वह क्या काम कर रहा है, वह संज्ञा पद जो है। यह संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें बताना होता है। जैसे इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें। रमेश अनुज का पुत्र है, तो रमेश जो है यहाँ पर रंगीन है और इस रंगीन शब्द को कह रहे हैं कि बताइए कि यह क्या है। मतलब ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि यह संज्ञा है और बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि यह पद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, इनमें से ये क्या है। तो यह पहचानना आपका काम है और यह पहचान तभी पाएंगे जब पीछे वाली प्लेलिस्ट में जाकर के ये देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या है, सर्वनाम क्या है, उसके प्रकार क्या है। इस तरह से पूरा जितने भी भाषा के में भाग लेने वाले जो ये 8 प्रकार के भाषा के भाग बताए गए हैं उनको जब डिटेल पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। और यहाँ पर यदि उसका परिचय दिया जाए तो जैसे रमेश, तो रमेश नाम है और संज्ञा की परिभाषा यह है कि जब संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम का पता चलता है। तो यहाँ पर यह नाम है, इसलिए रमेश क्या हुआ, संज्ञा हुई। और संज्ञा में जब स्पेशल किसी व्यक्ति के नाम को बताया जाता है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर रमेश में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और रमेश अकेला है, इसका मतलब यह एक वचन है। और रमेश किस प्रकार की संज्ञा है कि वह
पुल्लिंग है, अर्थात मन रमेश कहने से पुरुष का बोध हो रहा है। और यहाँ पूरे वाक्य में जो बात की जा रही है कि रमेश अनुज का पुत्र है, मतलब कोई दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और किसके बारे में? रमेश के बारे में, और रमेश वहाँ है नहीं, अर्थात यह अन्य पुरुष होगा। और क्रिया का क्या है? कर्ता है, मतलब अनुज का पुत्र है तो पुत्र कौन है? रमेश है, अर्थात यह क्रिया का कर्ता है और वाक्य का उद्देश्य है। तो उद्देश्य और विधेय बताया गया है कि क्रिया के कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य, और कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या है? विधेय है। सामान्य रूप से ये परिभाषा बताई जाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। तो अब यहाँ बुढ़ापा जो है वो हाईलाइटेड है और इसको बताना है कि यह क्या है। इस वाक्य में यह शब्द जो है वो क्या है? तो बुढ़ापा यानी यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यह पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में है। यह क्रिया का कर्ता है और वाक्य का उद्देश्य है। तीसरा उदाहरण है, झारखंड में कोयला पाया जाता है। कोयला नाम है और ऊपर वाले में हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा है, अर्थात वहां पर गुण दोष और भाव का के बारे में बताया। जहां जाए जो व्यक्त करने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। झारखंड में कोयला पाया जाता है, तो कोयला क्या है? यहाँ ये आधा हो गया है, पूरा रहना चाहिए। कोयला जो है एक प्रकार का द्रव्य है, अर्थात वह क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोयला कहने से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, और जाता है क्रिया का क्या है? यह कर्ता है और वाक्य का उद्देश्य है। इसी तरह से देखते हैं सर्वनाम में क्या करना पड़ता है। यहाँ पर भी उसके भेद बताने पड़ते हैं, उसका लिंग वचन कारक पुरुष बताना पड़ता है, वाक्य में अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है, किस क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है यह भी बताना पड़ता है। तो वाक्य के अंगों में वह क्या है? तो पहला उदाहरण इसका देखें तो कह रहे हैं कि वह रोज सुबह में टहलता है। अब वह संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा ही होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर वह किसी का नाम हो सकता है, लेकिन वह लिखा है, अर्थात आपको सर्वनाम के प्रकार में बताया गया कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन उसके प्रकार बताए गए। उन प्रकारों में आपको बताया गया कि जिनको ये बताया जाए कि दो लोग आपस में बात कर रहे हों और जिसके बारे में बात की जाती है वो वहाँ उपस्थित नहीं है, तो क्या है? वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे कोई कह रहा है कि वह रोज सुबह में टहलता है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष है, टहलता है क्रिया का कर्ता है और वाक्य का उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं कि मैं आप चला जाता हूं। उस तरह से तो मैं यहाँ प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ इसको बताना नहीं है। आप चला जाता हूं, तो आप जो है ये शब्द क्या है? अपने लिए प्रयोग हुआ है कि मतलब स्वयं चला जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम है। आप चला जाता हूं तो क्रिया के माध्यम से ही पता चलता है कि आप जो क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, उत्तम पुरुष है। स्वयं के लिए जब बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और यह अपने आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में विधेय का विस्तार है। वह अपना काम करता है, यहां पर क्या हो जाएगा? वह और अपना। वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, और क्या है? अन्य पुरुष में है, एक वचन है, और इसमें कर्ता
कारक है। अपना क्या है, यहाँ निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन और संबंध कारक। और काम जो संज्ञा है इसका विशेषण है। क्या वह काम कैसा है, अपना है, तो इसलिए इसका विशेषण क्या है, यह अपना। यहाँ विशेषण से कंफ्यूज मत होइएगा, यह निजवाचक सर्वनाम की तरह भी प्रयोग हुआ है और यह काम जो है, इस काम शब्द का यह एक तरीके से विशेषता भी बता रहा है। विशेषण का पद परिचय कैसे करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, भेद बताएंगे। किस विशेष्य का विशेषण है ये बताना होगा, उसका लिंग वचन पुरुष विशेष्य के अनुसार ही होगा, जो विशेष्य होगा उसी के प्रकार अनुसार विशेषण का भी लिंग वचन और पुरुष होगा। और यदि प्रविशेषण है तो उसका उल्लेख भी उसमें किया जाता है। और प्रविशेषण क्या होता है, ऐसे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई शब्द है वाक्य में तो वह भी बताया जाता है। वाक्य के अंगों में वह क्या है ये बताना पड़ता है। जैसे उदाहरण से देखें, प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी है, तो प्रत्येक जो है वो क्या है, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है जिसका विशेष्य क्या है, मनुष्य है। और परिश्रमी भी क्या है, यह भी विशेषण है, लेकिन कैसा, यह प्रत्येक जो है यह संख्यावाचक विशेषण है और परिश्रमी जो है वो गुणवाचक विशेषण है जिसका विशेष्य भी मनुष्य है। और पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, अर्थात इस पूरे वाक्य को कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। अब देखें दूसरा उदाहरण, मुझे 4 लीटर दूध चाहिए। तो 4 लीटर दूध जब कोई मात्रा आ गई तो और उसके बाद कोई कर्म आ गया तो क्या होगा कि कोई संज्ञा है, नाम है किसी चीज का, तो वह क्या कहलाएगा, उसके पहले का जो शब्द है मात्रा को, परिमाण को दिखाने वाला, वह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लीटर दूध क्या है, परिमाणवाचक विशेषण जिसका विशेष्य क्या है, दूध है। और यह शब्द पुल्लिंग है, एक वचन और अन्य पुरुष में है। और वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। जो ये चाहिए लिखा है, ये मुझे क्या चाहिए, 4 लीटर दूध। तो जो चाहिए, मुझे चाहिए वह क्या है, दूध चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, 4 लीटर। तो यह वाक्य में क्या कर रहा है, जो उद्देश्य है 4 लीटर दूध पाने का, उसका ये विस्तार कर रहा है। क्रिया पद का परिचय, क्रिया किस भेद में है यह बताना होता है, क्रिया किस काल और वाच्य में है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष क्या है, कर्ता कर्म आदि से उसका संबंध है, वाक्य का अंग, वाक्य में वह कौन क्या है ये बताना पड़ता है। संज्ञा के बाद में वाक्य के अन्य अंगों से उसका क्या रिलेशन है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे सीता कविता पढ़ रही है, तो यहाँ पर यदि कहा जाए तो सीता क्या है, संज्ञा है, कविता जो है वो कर्म है, और पढ़ रही है तो पढ़ना क्रिया है, और उसके साथ साथ पूरा ये रही है, ये काल बताने वाली क्रिया है। तो पढ़ रही है, और हमें जितने भी हम क्रिया के प्रकार पढ़े हैं, सबसे पहले उनमें एक नज़र हमें डालना पड़ता है कि किसकी परिभाषा क्या बताई गई है और किस कारण से ये क्रिया का यह प्रकार ये हो सकता है। तो पहले मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले वो जो भाषा के भाग हैं उनको पहले समझें, इसके बाद यहाँ आप आसानी से तब बता पाएंगे। तो पढ़ रही है, यह किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म आए, अर्थात यहाँ पर कर्म क्या है, कविता। तो इसके साथ कविता जो है कर्म आया है पढ़ने के साथ साथ, इसलिए इसको क्या कहा गया, सकर्मक क्रिया, जिसकी कर्ता क्या है, सीता है, और यह स्त्रीलिंग है।
पढ़ रही है, मतलब यह स्त्रीलिंग है, एक वचन और अन्य पुरुष है। यह तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया है, मतलब रहा है, रही है, रहे जहाँ मिले तो वहाँ पर क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान काल होता है। यह कर्तृवाच्य में है, इसका कर्म कविता है। वाच्य आपको बताया गया है, यहाँ पर इसको बदल करके चेक कर लें कि यह संज्ञा को बदल के जैसे ही आप परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर क्रिया यदि बदल जाती है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य है। दूसरा उदाहरण है, वह पढ़कर खेलता है। यह बताया गया परिभाषा क्रिया की कि जिस क्रिया में कोई काम, एक काम पहले हो दूसरा काम बाद में, तो वह पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर, खाकर, सोकर, घूमकर, इस तरह से अक्सर उसमें कर आता है। इसकी ये एक सामान्य सी पहचान है। यह पूर्वकालिक क्रिया है, इसका कर्ता जो है वह है। यह भूतकाल में है, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष है। यह वाक्य में विधेय का विस्तार है। ये समझ लें कि क्रिया जहां पर भी है तो वह विधेय का विस्तार है। एक उदाहरण और देखें, जैसे मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं क्रिया है, इसका यदि अब बिलगाव करें तो जाता हूं यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कहाँ जाता हूं ये इसमें पता नहीं है। और यह कर्तृवाच्य है, क्योंकि मैं की जगह पर यदि कर दें कि सीता जाती है तो जाता परिवर्तित हो जा रहा है। और सामान्य वर्तमान है, और मैं क्या है, उत्तम पुरुष है, उसके साथ ये जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग है, एक वचन में है, और मैं इसका कर्ता है। तो इस तरह से मैं जाता हूं ये हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण पद का परिचय देखते हैं। इसको अव्यय भी यहां से शुरू हो जाता है। मतलब इसमें एक चीज अब आपको नहीं बताना है, लिंग, वचन और पुरुष आपको नहीं बताना है, क्योंकि ये हमेशा अब इसमें अपरिवर्तित ही रहते हैं। तो इसमें बताना क्या होता है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, किस क्रिया से जुड़ा है यह विशेषण, और वाक्य के अंगों में यह क्या है। जैसे उदाहरण से देखें, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, यानी धीरे धीरे बताया गया आपको कि क्रिया विशेषण के प्रकार भी आपको बताए गए हैं। उन प्रकारों को वहां से जाके देखें। प्रकार अब यहाँ बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां से पहले जाके आप देखें। और यहाँ देखिए, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जिसकी क्रिया चलता है। वाक्य में यह क्या है, विधेय का विस्तार है। जैसे हाथी बहुत खाता है, तो बहुत यहाँ पर खाने की विशेषता है। यह विशेषण भी होता है और क्रिया विशेषण में भी होता है बहुत। तो यहाँ जब क्रिया के पहले लग गया तो यह क्रिया विशेषण है, और संज्ञा के पहले लग गया तो वह विशेषण है। तो बहुत यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसकी क्रिया क्या है, खाता है। वाक्य में यह क्या है, विधेय का विस्तार है। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय कैसे करेंगे, इसमें बताएंगे कि संबंध बोधक वह जो शब्द दिया गया होगा वाक्य में, वह संबंध बोधक अव्यय का कौन सा भेद है, किस से जुड़ा हुआ है, वाक्य के अंगों में वह क्या है। जैसे संसद की बैठक के पश्चात प्रीति भोज होगा, तो के पश्चात यह क्या कर रहा है, एक तरह से समय को बता रहा है कि कब होगा। तो इस तरह यह इसमें हो गया कि कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। यह क्या कर रहा है, बैठक और प्रीति भोज का संबंध बताता है कि प्रीति भोज कब होगा, बैठक के बाद। और वाक्य में इस तरह से हम देखें तो यह विधेय का विस्तार है। तो वाक्य के अंगों में क्या है, विधेय का विस्तार है। कौन सा भेद है ये पता ही चल गया। लास्ट देखते हैं हम ये, अब समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय कैसे होता है। यहां पर भी वही अव्यय है, तो तीन ही चीज आपको बतानी है। कौन सा भेद है, किन पदों वाक्यों को जोड़ रहा है, और वाक्य के अंगों में वह क्या है।
उदाहरण से इसको समझें। जैसे अनुभव और अंश दोनों स्कूल जा रहे हैं। यहाँ और जो अंडरलाइन किया गया ये क्या है, ये एक प्रकार का योजक है। यह दो कर्ताओं अनुभव और अंश को जोड़ रहा है। यह वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको भविष्य में मिलने वाली हैं। अंतिम इसका प्रकार है विस्मयादिबोधक पद का परिचय। विस्मयादिबोधक पद का परिचय कैसे करते हैं, यह किस भाव को प्रकट कर रहा है। विस्मय में भाव ही होता है, तो भाव को प्रकट करने वाले जो हैं वो किस प्रकार के भाव को वो शब्द प्रकट कर रहे हैं, ये बताना होता है। वाक्य के अंगों में क्या है, जैसे हाय इसका इकलौता पुत्र भी चल बसा। तो यहाँ पर हाय जो है वह विस्मय वाला शब्द है, इसलिए यह विस्मयादिबोधक हुआ। और यह क्या दिखा रहा है, इकलौता पुत्र भी चल बसा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात यह हाय किस सेंस में आएगा कि यह शोक बोधक है, और वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। विस्मयादिबोधक में जो शब्दों के प्रकार होते हैं वह हर्षबोधक भी होते हैं, जैसे वाह, धन्य धन्य, जय, शाबाश। शोक बोधक भी होते हैं। शोक बोधक में ऐसे शब्द होते हैं जैसे आह, ऊह, हा हा, हाय, त्राहि त्राहि। फिर आश्चर्य बोधक आते हैं, जैसे वाह, हैं, ऐ, ओहो, क्या। फिर अनुमोदक में आते हैं, तो अनुमोदक में क्या आते हैं, जैसे ठीक, वाह, शाबाश, हाँ हाँ, अच्छा। तिरस्कार बोधक में आते हैं, छी, हट, अरे, दूर, धिक, चुप। स्वीकार बोधक में आते हैं, अच्छा, जी, ठीक, बहुत। इस तरह के शब्द आते हैं, और ये इनके प्रकार भी हैं। हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक और संबोधन बोधक। तो यह पद परिचय का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को देखते हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।